नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ होने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति जारी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60% कट ऑफ मार्क्स के साथ रिजल्ट घोषित कर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। आपको बता दें, बुधवार को न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति केएस पवार की पीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए कट ऑफ मार्क्स के अनुसार रिजल्ट जारी करते हुए 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। आज टीम 11 के साथ हुई लॉकडाउन समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोर्ट के निर्णय से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भ्रम फैला रही है। किसी शहीद के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव नहीं कर रही। उन्होंने कहा, अपनी सरकार के दिनों को याद करें। अखिलेश, कुंडा में शहीद हुए सीओ जियाउल हक को जो पैसा राजकीय खजाने से दिया गया, क्या उसमें भेदभाव नहीं किया गया? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने मजबूर किया। मैं आज यह जरूर कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है, क्या उन्हें कुंडा में सीओ जियाउल हक के शहीद होने के बाद जो सरकारी खजाने से सहायता दी गई थी, उसमें जो उन्होंने भेदभाव किया था उसे भूल गए? मुजफ्फरनगर दंगों के समय जो न्याय देने में भेदभाव किया था उसे भूल गए? उसे याद रखें। मैं यह सारे सवालों को अभी पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि देश के लिए बलिदान होने के वालों के मामले में आज समाजवादी पार्टी के और श्री अखिलेश यादव जी के ट्विटर के माध्यम से सवाल खड़ा किया गया और एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, इसलिए इस बात को मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भगवान विष्णु के चौथे अवतार, जिन्हें भक्ति के शक्ति के रूप में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस का वध हुआ था। आज के दिन भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि कोरोना संक्रमण के संकट से हमारे देश की रक्षा करें। वहीं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, कोरोना को लेकर सोनिया गांधी लगातार सीएम और पीएम पर निशाना साधती रही है। कांग्रेस के इन्हीं बयान पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी लगातार कोरोना महामारी के विपत्ति काल में पॉलिटिक्स कर रही है। कृपया मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी नेताओं से, कृपया इस महामारी के समय, विपत्ति के समय कोई पॉलिटिक्स की बात न करें। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार अपने लोगों के बचाव के लिए कार्य कर रही है। हमने बड़ी संख्या में लोगों को बचाया है और कोरोना से जो महामारी के कारण जो फैलाव होना था उसको हमने इस लॉकडाउन से रोका है और हम शीघ्र इस पर विजय पा लेंगे और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया और इस बाबत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट में वृद्धि के माध्यम से राजस्व प्राप्त करेगी। सीएम योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ये जरूरी है कि कोरोना की इस महामारी की लड़ाई को से हम उबर करके बाहर आए हैं। राजस्व की प्राप्ति भी बहुत ही ज़रूरी है।
पिछले 40 दिनों में राजस्व शून्य जैसा रहा है, इसलिए पेट्रोल में 2 रुपये की वृद्धि की गई है, जो लगभग अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से लगभग बराबर हो गया। डीजल में जो किसानों के हित के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेसमैन सभी के हित को ध्यान में रखते हुए मात्र 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब आप देखिए कि तमाम शिकायतें आ रही थी कि कानपुर में शराब पी करके, नकली शराब पी करके लोग मर गए। तमाम तस्करी की भी शिकायतें मिल रही थी, इन्फोर्समेंट किया गया, कार्रवाई की गई। उन सबको ध्यान में रखते हुए और अगर शराब की रेट को बढ़ाया गया इसलिए कि लोग उसकी तरफ ना आकर्षित हों या ना जाएं या कम जाएं, इसके लिए उसका भी रेट बढ़ाया गया है। लॉकडाउन फेज 3 में सरकार के द्वारा लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। आदेशों का पालन करते हुए निजी कार्यालय और औद्योगिक इकाइयां खुली हैं। हालांकि खुलने वाली इकाइयों को सभी निर्देशों का पालन करना होगा और इस बाबत जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनाते हैं आपको। जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो भी औद्योगिक इकाइयाँ परमिटेड श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, उनको परमिशंस दी जा रही है। काफ़ी संख्या में इंडस्ट्रीज़ अपना कार्य भी शुरू कर दी हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू हो गया है। अथॉरिटीज़ द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा, बिल्डर्स द्वारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू किया गया है। ख़ास तौर पे औद्योगिक इकाइयों में जो आवश्यक वस्तु सेवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, SEZs, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ और जितने भी फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, तमाम सारे इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी है। उनके लिए जो गाइडलाइंस हैं सैनिटाइजेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि आगे जैसे जैसे जाएंगे, सेल्फ रेगुलेशन अति आवश्यक है और जो भी गाइडलाइंस दिया गया है इंडस्ट्रीज़ को भी, उसको भी उनको पालन करना होगा। पिछले दिनों हिंदवाला में बुलंदशहर के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार से जब हिजबुल कमांडर नायकू के मारे जाने की खबर पर बात की तो शहीद कर्नल के चाचा दिनेश चंद पाठक ने देश की सेना को धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके शहीद भतीजे और अन्य शहीदों का बदला देश की सेना ने 72 घंटे के अंदर ले लिया। तो साथ ही उन्होंने बताया कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी ने यह साफ ऐलान कर दिया कि इस देश की यह वर्दी उनकी बेटी भी बड़े होकर पहनेगी। तो वहीं पिछले 1.5 साल से शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की टीम में साथ रहे यशपाल सिंह ने बताया कि कर्नल आशुतोष से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो शहीद हुआ है आशुतोष कुमार शर्मा, उसके जो है शहीद होने पर हमें गर्व है और उसके साथ साथ ही हमारी जो सेना है उसने 72 घंटे के अंदर जो है उसका बदला ले लिया और भी हमें जो है गर्व है कि इतने कम समय में जो है का बदला ले लिया। बहुत हमारा जो है का साहसी भतीजा था, सैनिक था। आज तक आज़ादी के बाद में किसी ने झंडा नहीं फहराया उस क्षेत्र में जो उसने पहली बार झंडा फहराया। उसको जो है उस क्षेत्र में जो है का टाइगर के नाम से बोला जाता था और उसने जो है 72 आतंकवादी जो है का मारे। मैं आशुतोष शर्मा यानी कि कर्नल आशुतोष शर्मा, वो शहीद हो गए, यानी कि ये अच्छे आदमी थे। बहुत हमें फ़ख्र है अपने ऊपर, ताकि हमारी यूनिट से इतने अच्छे आदमी थे ताकि हम नहीं कह सकते, और हर आदमी को अपना मानते थे, ये नहीं कि किसी को भी। और कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी कोई अपना, यानी कि मैं जैसे हूँ यहाँ का हूँ, नहीं ऐसे नहीं मानते थे। वो सबको ही अपना, सबको ही मानते थे, सबको बराबर। और जैसे भी कहीं ऑपरेशन वगैरह होता था, फिर उसके बाद में जो ऑपरेशन, तो कभी ऐसे नहीं है उनसे नीचे अफसर भी हैं और भी हो, उन्हें नहीं जान देते।
आप भी गैल में कैरी होते थे और उसके साथ में जब जाते थे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 2564वीं त्रिभिद पावन बुद्ध जयंती का आयोजन होना था, लेकिन लॉकडाउन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के आदेश के बाद मंदिर में लटक रहे ताले की वजह से यह आयोजन नहीं हो सका। मुख्य मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना तो नहीं हो सकी, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस अवसर पर सादगी से मंदिर के बाहर बैठकर पूजा की। की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध बने, पूरी दुनिया में बुद्ध से जाने गए कहलाए। वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन था। निरंतर ज्ञान प्राप्ति के बाद में 45 वर्षों तक इस जम्बू द्वीप में घूम घूम करके भगवान ने अपनी जो देशना की, देशना करने के बाद में जब 80 वर्ष की अवस्था उनकी हो जाती है तो कुशीनारा में आकर के वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने शरीर को छोड़ते हैं। वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। तो ये तीनों अमूल्य घटनाएं एक ही दिन तथागत के साथ घटती हैं, इसलिए इसको त्रिविध पावनी बुद्ध जयंती अर्थात वैशाख या बुद्ध पूर्णिमा पूरी दुनिया में विख्यात है। प्रत्येक बौद्धों के लिए ये महापवित्र का दिन है। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूरों के लिए मनरेगा मसीहा साबित होगा। दरअसल प्रवासी मजदूरों और अन्य श्रमिकों को उनके गांव में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया पर कार्य शुरू कर दिया गया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जिले में कार्य शुरू कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यों को शुरू किया गया। परियोजना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर शासन से रिपोर्ट मांगी जा रही है। ब्लॉकवार रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा रही है और इसके अलावा जिस स्थान पर कार्य शुरू हुआ है उसके फोटो भी साथ में भेजे जा रहे हैं, जिससे कार्य शुरू होने का पता चल सके। वहीं मैनपुरी में लॉकडाउन के बीच घर नहीं होने के चलते एक युवक शौचालय में रहने को मजबूर है। इसकी जानकारी जब एआरटीओ राजेश करदम को मिली तो वो तुरंत वहां पहुंचे और किशन लाल नाम के युवक की मदद की। आईटी साहब आज मोहम्मदपुर नगरिया में आए, किस तरीके का सहायता की है? ऐसे कुछ जानकारी मिली थी एक जो किशन लाल जी हैं कि इनका कोई घर बार नहीं है, तो बिल्कुल बेघर है, बेसहारा है। इनको तो मजदूर भी कहना चाहिए, मतलब जो बेसहारा वर्ड है वही ज़्यादा एक उचित वर्ड लगता है कि बेसहारा है, ना इनका घर है ना कुछ भी है। तो इनको हमने सोचा वही खाद्यान्न देते थे, क्योंकि हमें जानकारी में आया था तो हम इनको खाद्यान्न देने आए। तो हमने लगभग डबल दे दिया है इनको, आटा दाल चावल धनिया मिर्च डबल दे दिए हमने, दो मतलब पैकेट दे दिए और उसमें चावल भी है, आलू भी है, आटा भी दे दिया है हमने। अब ये बनाए प्रयास करेंगे कि इनका प्रशासन से कह के बनवा दिया जाएगा, छप्पर उप्पर डलवा दिए, क्योंकि घर के रहने के लिए कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन के दूसरे चरण तक कोरोना मुक्त रहे अमेठी जिले में अब वायरस पैर पसारने लगा है। मंगलवार 5 मई को पहला संक्रमित मरीज मिलने के बाद बुधवार को यह आंकड़ा 3 तक पहुंच गया। 1 मई को राजस्थान के अजमेर से लौटे 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमित दोनों मरीजों को इलाज के लिए सुल्तानपुर के कुड़वार स्थित L1 कोविड अस्पताल भेजा गया। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने पर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। नगर पंचायत मुसाफिर खाना की हर एक गली को प्रशासन ने सैनिटाइज करने का काम शुरू करवा दिया है।
आज निर्धारित समय पर सुबह 6:45 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन सूरत से बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां जिला प्रशासन की ओर से पहले ही श्रमिकों के मेडिकल परीक्षण के लिए तैयारियां कर ली गई थी। गोलों में खड़ा कराने के बाद सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हुई और फिर बसों से उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इस ट्रेन में बांदा के अलावा चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और फतेहपुर के मजदूर वापस अपने घर आए हैं। कुल 1220 लोग हैं जो सूरत से आए हुए हैं, जिसमें जनपद फतेहपुर के, जनपद महोबा, जनपद हमीरपुर और जनपद चित्रकूट एवं जनपद बांदा के हैं, जिसमें करीब 975 जनपद बांदा के हैं और बाकी सब दूसरे जिलों के हैं। ये जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अपने ज़िले में जाएंगे और हमारे यहाँ के जो हैं हमने तहसील वाइज व्यवस्था कर रखी हुई है। ये सभी लोग तहसीलों में जाएंगे जहाँ पर आश्रय स्थल बना हुआ है, वहाँ पर इनका पूरा डिटेल हम लोगों के द्वारा भी नोट किया जाएगा और तत्पश्चात इनको एक बार वहाँ पर फिर स्क्रीनिंग होगी और तत्पश्चात इनको होम क्वारंटाइन में अपने घरों को भेज दिया। अगर कुछ लोगों में लक्षण ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो क्या किया जाएगा? अब उसके लिए है कि अगर किसी में कोरोना से संबंधी अगर कोई लक्षण आता है तो उनको वहीं पर रोका जाएगा 7 दिन के लिए, और अगर उसके बाद से और लक्षण आगे बढ़ता है तो तत्पश्चात उससे कोविड हॉस्पिटल में भर्ती उनका सैंपलिंग कराई जाएगी। कोरोना महामारी के भय से परेशान महाराष्ट्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर महोबा पहुंचे मजदूरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पैदल यात्रा के दौरान 3 दिनों से भूख प्यास से परेशान बेबस लाचार मजदूरों की हालत बेहद ही खराब हो रही है। सड़कों से जंगल की यात्रा कर प्रयागराज जाना चाह रहे 42 मजदूरों के पैरों से खून निकल रहा है। 42 से ज्यादा मजदूरों की टोली ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जिसके चलते प्रशासन ने सभी को रोडवेज बस में बैठाकर थर्मल स्क्रीनिंग कराकर भोजन भी कराया। भैया हम हैदराबाद से आए हैं, कंपनी में काम करते थे। सेठ ने कुछ जवाब दे दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मर गए तो परवाह नहीं है। हम वहाँ से निकले हैं तो हमको 23 दिन पहले निकले थे, अभी आज तक एक भी टैक्सी भी नहीं मिली है हमको कि मतलब टैक्सी मिल के थोड़ा दूर बैठा सके। हम गरीब आदमी हैं, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता है, 1 दिन 2-3 दिन मिला है, हफ्तों को नहीं मिला है, कभी पानी पी के सो जाते हैं। अभी ये टाइम रात हो गई है, सो जाएंगे कहीं तो। कितने दिन पहले निकले थे आप लोग महाराष्ट्र और हैदराबाद से? हम हैदराबाद से 23 दिन पहले निकले थे, आज अगर रात बीतीत हो गई तो 24 दिन हो जाएंगे सर। जी, कोई साधन मिला? सब पैदल आ रहे हैं? नहीं मिला सर, पूरे पैदल आ रहे हैं। अगर किसी को हाथ दे रहे हैं तो ट्रक वाला बोल रहा है कि मुझे पुलिस परेशान कर रही है, ये परेशान कर रहे हैं, आदेश नहीं है, कलेक्टर को आदेश नहीं, ये सब बोल रहे हैं सर। कितने लोग हैं आप लोग? हम सर पूरे 32 लोग हैं। अब कहाँ जाना है अब आपको? अभी हमको सर इलाहाबाद जाना है, किसी बच्चों को चित्रकूट जाना है। चित्रकूट की कोई पब्लिक नहीं है। तेलंगाना से चल रहे हैं, कम से कम हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हम लोग पैदल आ रहे हैं, हमें इतनी समस्या है कि अब कुछ बता नहीं सकते हैं। न कुछ खाने की व्यवस्था है, न तो हमारे लिए साधन की कोई व्यवस्था है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें कमरा से निकाल दिया गया है। हमारा मकान मालिक किराए का कमरा मांग रहा है, नहीं तो बोलते हैं आप लोग यहाँ से चले जाइए। कंपनी की जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ से भी हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है, वहाँ के गवर्नमेंट से भी कोई नई मदद मिल रही है। हम यही चाहते हैं कि हमें कोई सुविधा मिले और हमें घर तक पहुँचा दिए। कितने दिन पहले चले थे आप लोग? हम लोग को 1 महीना हो गया है। अब कहाँ जाना है आपको? हम लोग को जाना इलाहाबाद है। देश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन 3 का पीरियड चल रहा है। देश के सभी वर्ग के लोगों को जीवन बचाने के संघर्ष में जबरदस्त आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं फूल की खेती करने वाले किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। फूल की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि शादी, विवाह और मांगलिक कार्यक्रमों के ना होने से फूल खेतों में ही मुरझा रहे हैं। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं और किसान इसी से मायूस होकर अपने फूल की खेती को उजाड़ने को मजबूर हैं। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता ने फूल की खेती करने वाले किसान से बात की। को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है, तो वहीं इस समय किसानों की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस समय हम रायबरेली के एक गांव में मौजूद हैं, जहां पर फूल की खेती करने वाले किसान बहुत ही परेशान हैं। फूल की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि इस समय
जो शादी विवाह का सीजन चलता था उसके न चलने और शिवालयों के बंद होने से उनके ऊपर भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। उनकी लागत भी नहीं मिल रही है और 1 रुपए का भी फूल नहीं बिक रहा। हमारे साथ कुछ ऐसे किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। दादा क्या नाम है आपका? राम किशन यादव। कहाँ के रहने वाले? रामन्ना के। क्या मजरे जिहवा है। कितने दिन से आप ये खेती कर रहे हैं फूल की? फूल की खेती कर रहे हैं 2 साल से। इस बार कितनी खेती किए हैं? इस बार लगाए तो 2 बीघा रहे हैं, मुना उसमें बाकी जोतवा दिन है जी। 10 बिसवा 12 अब बचा है। क्या करें, 1 रुपया की कहीं फूल बिकत नहीं ना। जी जी। अब आगे क्या करें जी। इसीलिए इसका इतना लगाए हैं, बाकी सब जुतवा दिया है। कितनी लागत लगाए होंगे आप इसमें? लागत लगी होगी, लगाने में तो लगी है, मान लो 2 बीघा लगावे में कम से कम 30-35 हज़ार लग गया। मुदा अब जुतवा दिया, उसमें से कुछ मिलना भी नहीं है। जी जी। तैयार भी हो जाता तो मान लो 1-2 लाख का हो जाता। जी जी। अब इससे कोई कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं संकट की इस घड़ी में फूल को पूछने वाला कोई नहीं है। यही फूल कभी समाज को पवित्र बंधन में बंधने के लिए दूल्हा दुल्हन को संदेश देते थे और कभी घंटा घड़ियाल जहाँ बजते थे मंदिरों में वहाँ चढ़कर मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन आज फूल के किसानों के ऊपर ये संकट गहराता जा रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। वहीं बस्ती का 155वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ऑनलाइन कवि सम्मेलन और सुरताल संग्राम आयोजित किया गया। केक काटकर हैप्पी बर्थडे बस्ती की धुन पर गीत बजे। दिल्ली से बस्ती के निवासी 5 वर्षीय बच्ची अमिष्ठा सिंह ने मंत्रोच्चार कर समारोह का उद्घाटन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए आज बस्ती का 155वां स्थापना दिवस ऑनलाइन समारोह मनाया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन और जो बस्ती से जुड़े लोग हैं दुनिया के कोने कोने में कनेक्ट हुए और सबने इस आयोजन में हिस्सा लिया। और प्रतिवर्ष हम लोग चूँकि इस कार्यक्रम को मनाते हैं और कोरोना की इस महामारी के चलते इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन आयोजन किया। तो कहाँ से लोग जुड़े हैं ऑनलाइन के जरिए? अमेरिका से लेकर के, कुवैत से लेकर के और सिंगापुर और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नेपाल, बनारस, फैजाबाद, प्रतापगढ़, तमाम जनपदों से। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।